हिंदुस्तान की सारी जनता को आज 13 अगस्त 2024 पर 15 अगस्त से पूर्व सारे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जितने भी हमारे देशवासी हैं सबको स्वतंत्रता संग्राम की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ अभी लगातार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आज मेरी चेन्नई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल आंध्रा में है। मैं बार बार बता चुका हूँ प्रेस के माध्यम से भी कि हिंदुस्तान में जैसे कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति बनी आरक्षण के मूवमेंट को लेके शेख हसीना की सरकार को गिराया गया और उनको भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत में भी कुछ ऐसे उपद्रवी है जो हमारी वर्तमान सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए किसानों की मूवमेंट्स और ऐसी कई मूवमेंट्स हो रही है जिससे कि वो सोचते हैं कि शायद भारत की सरकार को वो गिरा सकते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, हमारी सरकार पूर्ण 5 साल चलेगी और एनडीए और बीजेपी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी मेरे छोटे भाई और लोकसभा से सांसद अनुराग ठाकुर जी ने पूछा पार्लियामेंट में, जब राहुल जी से और बाकी और भी जो पार्लियामेंट मेंबर्स बैठे थे, कि संविधान में कितने पेज है ये बता दीजिए। तो राहुल गांधी जी ने और बाकी सब ने ऐसा बताया, मोटे नहीं, पेज कितने हैं। अनुराग ठाकुर जी ने पूछा था, देखिए संविधान में 500 पन्ने हैं और भारतीय संविधान में कुल जब संविधान लिखा गया तो 251 पन्ने थे। संविधान लिखने के समय उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी जो 22 भागों में बांटी थी। समय समय पर संशोधन हुआ संविधान में और इस समय संविधान में 448 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में बांटा हुआ है और इस समय संविधान में जो पन्ने हैं वो लगभग 500 पन्ने हैं। जो देश चलाने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उनको संविधान में ये तक नहीं पता कि संविधान में पन्ने कितने। संविधान में आज के समय में 500 पन्ने हैं। हम लोगों ने 1979 में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम लोगों ने संघर्ष करके इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाया था और 1979 में लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा, आरएसएस, जो पहले जनता पार्टी के रूप में जाना जाता था, जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर में एक संविधान, एक विधान, एक झंडा है। हमने धारा 370 और 35 से हटा के दिखाई। हमने जो कहा वो करके दिखाया। अब जैसे कि मनीष सिसोदिया जी को जो अभी छोड़ा गया है कोर्ट से, जो उनको बेल मिली है, और मनीष सिसोदिया जी से पहले 2 दिन पहले नदीम अली जी धमकी दे रहे थे, जो शोर मचा रहे थे कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए। अगले ही दिन सिसोदिया जी को जमानत दे दी जाती है। क्या गृह युद्ध की तैयारी के लिए मनीष सिसोदिया जी को छोड़ा गया है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KK विश्वनाथन बेंच ने मनीष सिसोदिया जी को जमानत दी। 2 दिन में सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया गया कि केजरीवाल के साथ ये बताया जाए, जो नदीम अली कह रहा है कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए और संघ वालों का कत्लेआम होना चाहिए, उनकी फ़ोटो के साथ केजरीवाल की फ़ोटो भी वायरल हो रही है, जो संजय सिंह के करीबी है। क्या सारा विश्व देख रहा है इस समय भारत में जो चल रहा है? क्या विपक्ष के नेता बांग्लादेश को दोहराना चाहते हैं? इसमें कांग्रेस सबसे आगे है। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जनता को जितना मर्जी उकसा लो, जैसे कि विपक्षी दल और विपक्षी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस और साथ में इंडिया अलायंस बोल रहा है कि मोदी के घर में जनता घुस जाएगी। जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सेना बैठी है और हम लोग सेना पे पूरा विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सेना के रहते हुए हम कांग्रेसी की तरह नहीं है कि हमने कहा, हमने सेना को पावर दी, सेना को हम लोगों ने उनको हर सुविधा देने की कोशिश करी। आज वो बाई एयर भी जा सकते हैं। हमने आर्मी पे विश्वास किया, नेहरू जी की तरह नहीं कि पहले लेह लद्दाख में हवाई पट्टियाँ नहीं थी, उन्होंने सेना पे विश्वास नहीं किया। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और वो सेना पे पूर्ण विश्वास करती है और भारतीय सेना हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छा संबंध बनाना चाहती है। और अगर हमारे साथ कोई किसी प्रकार का अगर ऐसा
पहल करते हैं तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हम लोग देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र रहे, देश में गृह युद्ध की स्थिति ना आए, और जब तक मैं और मेरे जैसे जो देश से प्रेम करते हैं, आप सब लोगों ने देखा है मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं निकलती, देश के तकरीबन सभी शक्तिपीठ, सभी ज्योतिर्लिंगों, चारों धामों में मैं लगातार दर्शन करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत में कोरोना के बाद पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ चुनाव हुए सरकारें बदली गई है, सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार, एनडीए के समर्थन से हमारी सरकार आई है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी, अभी बांग्लादेश के ब्लिज अखबार के संपादक सलाउद्दीन चौधरी ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी की 3 हफ्ते पहले लंदन में बांग्लादेश की जमाती बीएनपी पार्टी के तारिक रहमानी से गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसमें बांग्लादेश में अराजकता से तख्ता पलटने और हिंदुओं के नरसंहार की हरी झंडी दी गई थी। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कोई पार्टी, किसी विपक्षी दल ने, इंडिया अलायंस ने कुछ नहीं बोला है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी का हमेशा ट्वीट आ जाता है, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। हम लोग हिंदुओं के साथ हैं, मैं और हमारी पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या किसी भी धर्म के बारे में कभी ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। वो सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, मैं भी सभी धर्मों का मान सम्मान करता हूँ। मेरे मित्र मौलाना उमैद अल-ऐसी जी चीफ इमाम ऑफ इंडिया है, मेरे मुसलमान बहुत सारे दोस्त हैं। मुसलमानों को हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा कहना यह है कि धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। जो गृह युद्ध की स्थिति आई उसके लिए कुछ लोग जिम्मेवार होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, हमारे देश में भी करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भारत में गृह युद्ध की स्थिति कभी नहीं आ सकती। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभी मैं यहाँ पर एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और यहाँ से मैं चेन्नई के लिए, और सारे देश की जनता को मैं यही से बताना चाहूँगा कि हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम ही नहीं है। हम लोग और हमारी सेना अपने, जैसे श्रीलंका में भी जो परिस्थिति हुई या जो परिस्थितियाँ चल रही है, हम लोग उसके लिए पूर्ण रूप से नज़र लगा के बैठे हैं और देश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आने वाली। अगर देखा जाए तो जस्टिस गवाई जी ने जो मनीष सिसोदिया जी को जमानत दी, वो कांग्रेस के परिवार से ही आते हैं, और नदीम अली का साथ देने के लिए सिसोदिया को तो नहीं छोड़ा गया है जिसमें वह गृह युद्ध की तैयारी करा सके। याद रखिए 2020 के दिल्ली के दंगों में भी आपके पार्षद ताहिर हुसैन ने कराए थे, क्योंकि वो कांग्रेसी था, पूर्ण रूप से पीछे से कांग्रेसी था और कांग्रेसी मानसिक रूप से कांग्रेसी ही रहता है। कोर्ट ने कहा मुकदमा खत्म होने में देर लगेगी, इसीलिए मनीष सिसोदिया जी को जेल में नहीं रख सकते, और सिसोदिया जी की समाज में गहरी पहट है, इसीलिए उनको देश छोड़कर भागने की कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने उनको जो जमानत दी मनीष सिसोदिया जी को, अगर देखा जाए तो सारा देश जानता है कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो एलिगेशंस है, जो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ने उनको जमानत पे रिहा किया है मनीष सिसोदिया जी को, अब बरी नहीं किया है। और देखा जाए तो अभी अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च, आप लोगों को शायद याद होगा, उन्होंने एक ऐलान करके हैरान कर दिया है। शनिवार की सुबह उनका एक पोस्ट आता है एक्स के ऊपर, और वो कहते हैं कि भारत में कुछ जल्दी ही बड़ा होने वाला है। हिंडनबर्ग रिसर्च भारत में कुछ जल्दी ही बड़ा होने वाला है, इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं ये मैं क्या, सारा विश्व देख रहा है।
और सारे विश्व को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी अच्छे संबंध बना के रख रहा है और अच्छे संबंध ही चाहता है। जो कांग्रेस अलायंस, विपक्षी दल और इंडिया अलायंस ये एक ऐसी भी परिस्थिति लेके आ जाए, परंतु भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 5 साल तक पूर्ण रूप से सरकार भी चलाएगी और देश में जो हम जन कल्याण के कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी चलेंगे और हर घर तिरंगा के नाम पर पूरे देश में जगह जगह पे तिरंगा हर घर में लगाया जा रहा है। जब कोरोना का समय आया था तो पूरे भारत में कोरोना से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना यूरोप और अलग देशों में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की जनता को एकजुट कर सभी लोगों ने एक ही समय में पूरे देश में शंख बजाई, घंटियाँ बजाई, थाली बजाई और अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान को याद किया और भारत में कोरोना से इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कोरोना से जो नुकसान के बाद हम लोग विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में आने वाले हैं, इसके लिए मैं सारी देश की जनता से यही कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करो। हमारी 3 विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, झारखंड के, हरियाणा के और जम्मू और कश्मीर में, उसमें भी हमारी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पहले ही बधाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दे चुका हूँ और सारे देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और यही कहता हूँ कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। जय श्री राम।